हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और पिछली सीरीज की तरह हम बात कर रहे थे दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में। तो पहले हमने चेर, चोल, पांड्या इनके बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे चोलों के बारे में। आज किसके बारे में बात करेंगे? चोला डायनेस्टी या चोल डायनेस्टी की। अब भारत में चोलों की बात करें तो चोलों वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चोल वंश का संस्थापक माना जाता है हमारे विजयालय को। और चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी हमारी तंजौर या तंजावुर मानी जाती है। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। और चोल वंश की राजधानी किसे मानी जाती है? तंजौर या तंजावुर को। अब तंजौर या तंजावुर की बात करें तो भारत में वर्तमान जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पे तंजावुर नाम का ज़िला है। वहाँ पे एक शहर का नाम है कौन सा? तंजौर या तंजावुर। अब बात करते हैं पहले के टाइम की। पहले के टाइम की बात करें तो चोल वंश में कौन कौन से राजा हुआ करते थे, कौन कौन से शासक थे, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो किन किन के बारे में बात करेंगे? विजयालय के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे आदित्य प्रथम की। तीसरा हम बात करेंगे परांतक प्रथम की। चौथा हमारा परांतक द्वितीय। पाँचवा उत्तम चोल। छठा हमारा अरिमोली वर्मन। सातवां हमारा राजेंद्र प्रथम। आठवां हमारा राजाधिराज। नवा हमारा राजेंद्र द्वितीय। और 10वां हमारा आदि राजेंद्र। 11वां कुलोत्तुंग द्वितीय। तो हम आज इन राजाओं के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया था अपने शासनकाल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजयालय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विजयालय के बारे में बात करेंगे। तो विजयालय कौन था? विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। फिर आता हमारा आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम की बात करें तो आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित किया था, अर्थात पल्लवों को हराया था आदित्य प्रथम ने। और पल्लवों को हराकर चोलों को स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। आदित्य प्रथम ने क्या किया था? पल्लवों को हराया और पल्लवों को हराकर चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। इसके बाद आता हमारा परांतक प्रथम। कौन आता हमारा? परांतक प्रथम। परांतक प्रथम की बात करें तो चोल वंश के शासक परांतक प्रथम का एक हमें अभिलेख प्राप्त होता है। कौन सा? उत्तर मेरूर अभिलेख। कौन सा अभिलेख प्राप्त होता है? परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख हमें प्राप्त होता है। परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख भारत के जो तमिलनाडु राज्य है उसके कांचीपुरम जिले में एक उत्तर मेरूर नाम की जगह है, वहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो हमें परांतक प्रथम का जो उत्तर मेरूर अभिलेख कहाँ से मिलता है? वो हमें तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में एक उत्तर मेरूर नाम की जगह, वहाँ से हमें मिलता है। अब बात करते हैं परांतक प्रथम का जो उत्तर मेरूर अभिलेख। तो उससे में उसको इतना पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इतनी सारी चीज़ों को छोड़ के उसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि वह पहला अभिलेख है जिससे हमें उस समय की जो स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। अर्थात हमें भारत के अंदर पंचायतें और नगर निगम ये सब वर्तमान के मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये सब हमारे जो प्राचीन काल के अंदर जो हमारे दक्षिण भारत में जो चोल थे तो चोलों ने इसको शुरू भी कर दिया था। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख से। तो उत्तर मेरूर अभिलेख के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उत्तर मेरूर अभिलेख की बात करें तो भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले के जो उत्तर मेरूर नाम स्थान से ये प्राप्त हुआ है। और ये किसका है? ये परांतक प्रथम का है। इस अभिलेख के अनुसार चोल वंश के शासनकाल के दौरान भारत में ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया जाता था। क्या करते थे? भारत में ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया जाता था, जिसके प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कौन करता था? गांव स्वयं करता था। जितने भी उसके उत्तरदायित्व होते थे, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, उनका निर्वहन कौन करता था? गांव खुद करता था। तो ये जानकारी हमें किससे मिलती है? ये जानकारी भी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। और हमें ने देख लिया तो उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। अब आप देख सकते हैं उत्तर मेरूर अभिलेख इस तरह का था, पत्थर। अब बात करें चोलों का जो शासनकाल है। चोलों का जो शासनकाल था तो उसके दौरान भारत में गांवों को 30 वार्डों में विभाजित किया गया था। भारत में गांवों को 30 वार्डों में विभाजित किया गया था। और चोल के शासनकाल में भारत में 30 वार्डों या सदस्य थे ना, इस समिति को सभा या उर कहा जाता था। जो 30 वार्ड बनाए जाते थे उन एक वार्ड को क्या कहते थे? सभा या उर कहते थे। चोल वंश के शासनकाल में भारत में समिति का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं जरूरी थी। अर्थात यदि आपको चुनाव जीतना है वार्डों का, जिसे उर या सभा कहते थे, तो उसके लिए आपके अंदर कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। कभी कभी परीक्षाओं में यदि इस प्रकार की बातें आप बताते हैं तो आपको अच्छे नंबर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो वही बात है कि सदस्य बनने के लिए कम से कम उस व्यक्ति के पास एक
1.5 बीघा ज़मीन होनी चाहिए, कम से कम कितनी, 1.5 बीघा ज़मीन होनी चाहिए। साथ ही साथ सदस्य बनने के लिए स्वयं का मकान भी होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, खुद का मकान होना चाहिए। सदस्य बनने के लिए वेदों का ज्ञान भी उसे होना चाहिए। जो सदस्य बनना चाहता था वह स्वयं और उसका परिवार उसके मित्रों में से, अर्थात कुछ शर्तें हैं उनसे, क्या, या तो वह खुद या उसका परिवार या उसके मित्रों में से कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, अर्थात वह आपराधिक पृष्ठभूमि से नहीं होना चाहिए, या फिर उसकी पृष्ठभूमि में किसी भी प्रकार का सदस्य, जैसे मित्र है, परिवार है, खुद किसी भी प्रकार से आपराधिक गतिविधि उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। अब वही बात, सदस्य बनने के लिए कम से कम सीमा कितनी, 35 से 70 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति केवल एक ही बार सदस्य बन सकता था, कोई भी व्यक्ति क्या है, केवल एक ही बार सदस्य बन सकता था। और सदस्य बनने के लिए भी क्या होता था, लॉटरी का चयन कराते थे, किससे, बच्चों से। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार 7 तरह की योग्यताएं होती थी उस समय। सभा या समिति का जो सदस्य बनना होता था, तो उसके लिए कौन कौन सी, कम से कम 1.5 बीघा ज़मीन, खुद का मकान, वेदों का ज्ञान, खुद, परिवार या पृष्ठभूमि में किसी प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, आयु सीमा 35 से 70, योग्यता केवल एक बार ही बन सकता था। साथ ही सदस्यता के लिए ना लॉटरी का चयन करेंगे और वो भी बच्चों के द्वारा किया जाएगा। अगले शासक की हम बात करें तो अगला शासक हमारा परांतक द्वितीय। कौन सा शासक हमारा, परांतक द्वितीय। परांतक द्वितीय क्या है, चोल वंश का शासक था। और परांतक द्वितीय क्या, सुंदर चोल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, सुंदर चोल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था परांतक द्वितीय। इसके बाद आता हमारा उत्तम चोल। कौन आता हमारा, उत्तम चोल आता है। इसके बाद उत्तम चोल की बात करें तो उत्तम चोल भी चोल वंश का शासक था। उत्तम चोल ने अपने शासनकाल के दौरान भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। क्या किए थे उत्तम चोल ने अपने शासन में, क्या किया था, सोने के सिक्के चलाए थे। आपको याद हो तो गुप्त काल में भी सोने के सिक्के चलाए गए थे, उससे पहले कुषाणों के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे। लेकिन आपको यदि परीक्षा में पूछा जाए भारत के अंदर शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो आपको ये बताना है, उसका जवाब होगा कुषाण। लेकिन उत्तम चोल ने भी क्या किया था, भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। अगले शासक की बात करें, अगला शासक हम पढ़ेंगे किसे, अरिमोली वर्मन के बारे में। किसके बारे में, अरिमोली वर्मन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये भी चोल वंश का शासक था। अब अरिमोली वर्मन चोल वंश के शासक उत्तम चोल का ही बेटा था। किसका, उत्तम चोल था ना, तो उसका बेटा कौन था, अरिमोली वर्मन। अरिमोली वर्मन की खास बात होती है, इसने राजराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी, राजराज की उपाधि धारण की थी, या इसे राजराजा के नाम से भी जाना जाता था। अरिमोली वर्मन इतना आसानी, इतना सरल आदमी नहीं था। वह क्या है, लौह और रक्त की नीति को अपनाता था। अर्थात या तो आप मेरी बात मान लो, नहीं तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और आप यदि युद्ध हार गए तो आपको मरना पड़ेगा। तो इस तरह की जो नीति होती थी ना, तो ऐसी नीति अरिमोली वर्मन अपना के रखता था। अब इसी वजह से अरिमोली वर्मन ने क्या किया, श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। श्रीलंका के उस समय के राजा थे कौन, महेंद्र फाइव था वहाँ का राजा। अरिमोली वर्मन ने श्रीलंका पे आक्रमण किया, आक्रमण करके और वहाँ के जो राजा था महेंद्र फाइव, उसको हरा दिया। साथ ही साथ क्या है, जो श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुर, उसको तहस नहस कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि वह लौह और रक्त की नीति को अपनाता था। किसकी नीति को अपनाता था, लौह और रक्त की नीति को अपनाता था। अरिमोली वर्मन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले तो अरिमोली वर्मन ने उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ उत्तरी श्रीलंका का नाम बदल दिया, और बदल के क्या कर दिया, मुंडी चोल मंडलम कर दिया। क्या कर दिया, उसका नाम मुंडी चोल मंडलम या मंडी चोल मंडलम कर दिया। किसका नाम बदल के, उत्तरी श्रीलंका का नाम बदल के। और आगे देखें तो अरिमोली वर्मन ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था। किसका, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था। तो हम देख लेते हैं बृहदेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि अरिमोली वर्मन ने तंजौर में कराया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो तंजौर तमिलनाडु में हमारे। बृहदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में तंजावुर या तंजौर जिले में एक जगह है, वहाँ पे मंदिर। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1010 में। कब हुआ था इसका निर्माण, 1010 में हुआ था। और तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक अरिमोली वर्मन ने कराया था। अब भारत सरकार जब याद है कि 2010 में जो ये हमारे बृहदेश्वर मंदिर है, इसको 1000 साल हो जाएंगे, तो उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजित किया। और इसी खुशी में क्या है, रिजर्व बैंक के द्वारा क्या किया गया, बृहदेश्वर मंदिर पर 1000 रुपये का सिक्का जारी किया गया। क्या किया गया, 1000 रुपये का सिक्का जारी किया गया, जो आप देख सकते हैं ये वाला 1000 रुपये का सिक्का है। अभी 1000 में भी नहीं आएगा, ये बहुत महंगा सिक्का है। तो इस तरह आप देख सकते हो बृहदेश्वर मंदिर पर 1000 का सिक्का, ये बगल में आप 1000 साल के लिए याद में। अब तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, जब
ये भी देखा जाता है कि जिन मंदिरों के नाम क्या है कि ईश्वर शब्द होता है, लास्ट में ईश्वर शब्द होता है, वह लगभग सभी क्या है भगवान शिव को समर्पित होते हैं। किस को समर्पित होते हैं? भगवान शिव को समर्पित होते हैं। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है, ये क्या है, किससे बना हुआ? ग्रेनाइट पत्थर से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? ग्रेनाइट पत्थर से मिलके बना हुआ है। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। क्या है? वृद्धेश्वर मंदिर की खासियत देखें तो यह क्या है, यह सबसे ऊंचा मंदिर है और किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट पत्थर से मिलके बना हुआ है। अब तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर क्या है, अपने भव्य विमान अर्थात मंदिर का जो ऊपरी शिखर होता है ना, विमान, जैसे मान लो कि ये कोई मंदिर है, ये कोई मंदिर है और विमान क्या होता है, ये विमान है सबसे ऊंचा, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? विमान के लिए प्रसिद्ध है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। अब हमने देख लिया वृद्धेश्वर मंदिर। अब हम बात करेंगे राजेंद्र प्रथम, अगले शासक राजेंद्र प्रथम की बात करें, जिसका शासन कब से कब तक था? 1014 से लेकर 1044 तक। राजेंद्र चोल क्या था? चोल वंश का शासक था और यह सबसे महान राजा माना जाता है। अब जो अरिमोली वर्मन था ना, जिसको राज राजा कहते हैं, इस प्रथम का बेटा था। राजेंद्र प्रथम क्या था? चोल वंश के शासक अरिमोली वर्मन, जिसको राज राजा या राज राजा भी कहते थे, उसका बेटा था। राजेंद्र प्रथम ने चालुक्य वंश, पांड्य वंश और चेर वंश के राजाओं को तीनों को मिलके हराया था, जिसके लिए कहा जाता ना कि एक एक को मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, सारे एक साथ आएंगे तो भी मारूंगा। तो वही बात है, राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? चालुक्य को भी हराया, पांड्यों को भी हराया, चेरों को भी हराया, तो सभी को उन्होंने हरा दिया। अब राजेंद्र प्रथम की बात करें तो राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता, जो उसके पिता थे ना अरिमोली वर्मन, उनकी लौह और रक्त की नीति थी, उसको आगे भी जारी रखा। यदि आप हमारी बात मान लो, नहीं तो आपको मरना पड़ेगा। तो इस तरह की नीति राजेंद्र प्रथम भी चलाता था। अब राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के जो शासक थे महेंद्र प्रथम, महेंद्र 5, उसको बंदी बना लिया और क्या किया? पहले तो जैसे उनके पिता थे अरिमोली वर्मन ने तो क्या किया था? केवल उत्तरी श्रीलंका पर ही अपना अधिकार किया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? श्रीलंका पूरे के पूरे हिस्से पर अधिकार कर लिया। और क्या किया? जो वहाँ का राजा था महेंद्र 5, उसको बंदी बना लिया। अब राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? मालदीव और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उनको भी जीत लिया। तो ऐसे करके वो उन्होंने समुद्रों के ऊपर भी अधिकार करना शुरू कर दिया। राजेंद्र प्रथम ने जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, बाली द्वीप, सुदीमन, इन क्षेत्रों को भी जीत लिया, जो आज के इंडोनेशिया और इनके क्षेत्र माने जाते हैं। जावा द्वीप, सुमात्रा, बाली और सुदीमन द्वीप, ये सब किस में आते हैं? इंडोनेशिया में आते हैं आज। लेकिन ये देख लो उस समय पे कितनी दूर हुआ करते थे सारे द्वीप भारत के दक्षिणी हिस्से से। और तो भारत की जो नौसेना थी या नौ वहन प्रणाली थी, वह इतनी सुदृढ़ हो चुकी थी कि वह तमिलनाडु से नावें चलती थी और वहाँ तक सुमात्रा द्वीप ही इंडोनेशिया तक चली जाती थी। तो इससे आप हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देख सकते हो, उस समय की नौवन प्रणाली को भी देख सकते हैं। अब राजेंद्र प्रथम की बात करें तो राजेंद्र प्रथम ने थाईलैंड, कंबोडिया और बर्मा के शासकों को भी हराया था। क्या? थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा के शासकों को भी हराया। राजेंद्र प्रथम के समय में बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। क्या कहते थे? चोलों की झील कहा जाता था उस समय, राजेंद्र प्रथम के समय बंगाल की खाड़ी को। अब राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी तक सभी राज्यों को जीत लिया था। गंगा नदी जहाँ जहाँ जा रही थी, उससे संबंधित जितने भी राज्य थे ना, नीचे के, दक्षिण के, उन सभी राज्यों को जीत लिया था। राजेंद्र प्रथम ने पाल वंश के शासक महिपाल को भी हराया था। किसको? महिपाल को भी हराया, पाल वंश के शासक थे। अब गंगा घाटी अभियान की सफलता के बाद जब उन्होंने गंगा नदी के दक्षिण में सारे राज्यों को जीत लिया, फिर राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? गंगईकोंड या गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसीलिए गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की क्योंकि गंगा नदी के दक्षिण के सभी राज्यों या सभी क्षेत्रों को वह जीत चुका है। इसलिए कौन सी उपाधि धारण करता है? गंगईकोंड चोल। अब गंगा घाटी अभियान की सफलता के बाद राजेंद्र प्रथम ने भारत में गंगईकोंड चोलपुरम नामक शहर भी बसाया। क्या किया? गंगईकोंड चोलपुरम नामक शहर भी बसाया था। किसी ने? राजेंद्र प्रथम ने। अब जो गंगईकोंड चोलपुरम है, इसको फिर क्या करेगा? बसा करके उसे अपनी राजधानी बनाएगा। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम शहर बसाया, फिर गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाता है। अब गंगईकोंड चोलपुरम शहर के वर्तमान में भारत के तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली को जिला है, वहाँ पे जो तमिलनाडु राज्य के जो तिरुचिरापल्ली जिला है ना, वहाँ पे है अपने गंगईकोंड चोलपुरम। अब गंगईकोंड चोलपुरम क्षेत्र में क्या सिंचाई के लिए राजेंद्र प्रथम ने चोलगंगम नामक तालाब या गंगई चोलम तालाब का निर्माण कराया। तो कौन सा? चोलगंगम या गंगई चोलम तालाब का निर्माण करवाया था। कहाँ? गंगईकोंड चोलपुरम क्षेत्र में। किस लिए? सिंचाई कार्यों के लिए। अब राजेंद्र प्रथम ने बृहत्तर भारत के सपने को पूरा किया। किसको? बृहत्तर भारत के सपने को पूरा किया, अर्थात वह पूरे भारत को एक क्षेत्र बनाना चाहता था, तो उसने एक पूरा किया।
और भारतीय संस्कृति को पूर्व दक्षिण एशिया में फैलाया। अर्थात जो कंबोडिया, वियतनाम, इन एरियो के अंदर भारतीय संस्कृति को फैलाने का कार्य किसने किया? राजेंद्र प्रथम ने। ऐसा नहीं है उसने रक्त और लौ की नीति ही अपनाई थी। राजेंद्र प्रथम खुद एक विद्वान शासक था। क्या था? वह खुद एक विद्वान शासक था। तो राजेंद्र प्रथम ने कुछ मंत्रों की भी रचना की थी। किसकी रचना की थी? उसने कुछ मंत्रों की भी रचना की थी। राजेंद्र प्रथम स्वयं भगवान शिव का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? भगवान शिव का अनुयायी था। कौन? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का भी नाम भी कहते हैं। अर्थात राजेंद्र प्रथम ने वहाँ पे गंगईकोंड चोलपुरम में एक मंदिर का निर्माण कराया, जिसे गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस तरह हमने राजेंद्र प्रथम के बारे में जानकारी ले ली है। अब इसके बाद हम अगले शासक की बात करें तो अगला शासक हमारा राजाधिराज। अगला शासक कौन सा? हमारा राजाधिराज। राजाधिराज के बारे में बात करें तो राजाधिराज चोल वंश का ही शासक था। राजाधिराज क्या था? चोल वंश का शासक था। राजाधिराज चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम का बेटा था। राजाधिराज चोल वंश का एक महान राजा माना जाता है। तो राजेंद्र प्रथम का बेटा कौन था? राजाधिराज। तो राजाधिराज के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। राजाधिराज के बारे में बात करें तो राजाधिराज ने कई चोल अभियान किए थे। क्या किया था? कई चोल अभियान किए थे, कई राजाओं को हराया था, खासकर कोप्पम का युद्ध। इसके लिए किसके लिए याद किया जाता है राजाधिराज को? कोप्पम का युद्ध के लिए। कोप्पम का युद्ध किस किस के बीच हुआ? कोप्पम का युद्ध चोल वंश के शासक राजाधिराज और चालुक्य वंश के शासक सोमेश्वर के बीच में लड़ा गया था। किस किस के बीच में? चोल वंश के शासक था राजाधिराज थे और चालुक्य वंश के शासक कौन थे? सोमेश्वर। इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया। तो कौन सा? कोप्पम का युद्ध। अब कोप्पम के युद्ध की खास बात है तो जिसमें चालुक्य वंश का शासक था ना सोमेश्वर, वो हार जाता है। जहाँ चालुक्य वंश का शासक था ना सोमेश्वर, वो हार जाता है। अब कोप्पम के युद्ध के दौरान क्या होता है? युद्ध के मैदान में जो चोल शासक था राजाधिराज, वह बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है। वैसे तो सोमेश्वर हार जाता है, लेकिन बीच में किसी भी कारण से क्या होता है कि जो राजाधिराज है उसकी मृत्यु हो जाती है। और चोल वंश के शासक राजाधिराज ने ये कहा था कि राजाधिराज वह शासक है जिसकी मृत्यु हाथी की पीठ पर हुई थी। क्या कहा था? जिसकी मृत्यु हाथी की पीठ पर हुई थी। तो कोप्पम के युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में राजाधिराज की मृत्यु हो जाने से युद्ध के मैदान में ही राजाधिराज के छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय का राज तिलक कर दिया गया और उसे उसी समय राजा बना दिया गया। किसे राजा बना दिया गया? राजेंद्र द्वितीय को राज तिलक करके राजा बना दिया गया। ये जब कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह कोप्पम का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब राजा कौन बन जाता है? हमारा राजेंद्र द्वितीय। राजा कौन बन जाता है? हमारा राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय क्या? चोल वंश का शासक था। राजेंद्र द्वितीय क्या था? चोल वंश का शासक था। राजेंद्र द्वितीय चोल वंश का शासक राजाधिराज का छोटा भाई और राजेंद्र प्रथम का बेटा था। कौन था? राजेंद्र प्रथम का बेटा था, राजाधिराज का छोटा भाई था। चोल वंश के शासक राजाधिराज की मृत्यु के बाद राजेंद्र द्वितीय शासक बन जाता है। और राजेंद्र द्वितीय का राज्याभिषेक युद्ध के दौरान हुआ था या किया गया था। तो ये हमने देख लिया था। राजेंद्र द्वितीय का राज्याभिषेक कब हुआ था? कब हुआ था? युद्ध के मैदान के दौरान ही हुआ था। आगे हम बात करते हैं अगले शासक की। तो अगला शासक कौन है? अगला शासक हमारा अधिराजेंद्र। अगले शासक के बारे में बात करते हैं। अगला शासक कौन है? हमारा अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र कौन था? ये भी चोल वंश का एक शासक था। अधिराजेंद्र की बात करें, चोल वंश के शासक वीर राजेंद्र का बेटा था। किसका? वीर राजेंद्र का बेटा था। कौन? अधिराजेंद्र। चोल वंश के शासक अधिराजेंद्र की हत्या जनता के द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जनता के द्वारा की गई थी चोल वंश के शासक अधिराजेंद्र की हत्या। अगला शासक आता है हमारा कुलोत्तुंग द्वितीय। कौन? हमारा कुलोत्तुंग द्वितीय। कुलोत्तुंग द्वितीय की बात करते ये भी चोल वंश का शासक था। अब कुलोत्तुंग की बात करते इसने भगवान विष्णु या गोविंदराज की मूर्ति ली और इसने समुद्र में उसको फिकवा दिया। ये वही कहानी यदि आपको याद हो तो जिसमें भगवान विष्णु, तो इन्होंने क्या किया था? गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया था। इन्होंने क्या किया? गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया था। तो आगे हम देख लेते हैं। जो गोविंदराज की मूर्ति जिनको समुद्र में फिकवा दिया था वही बाद में बाहर निकाली गई। किसके द्वारा? रामानुजाचार्य के द्वारा। तो आप देख सकते हैं गोविंदराज की जो मूर्ति थी जो उसको समुद्र में फिकवा दिया था वो ये मूर्ति थी। आगे बात करें, कुलोत्तुंग द्वितीय के द्वारा समुद्र में जो मूर्ति फिकवाई गई थी उस मूर्ति को, कुलोत्तुंग द्वितीय के द्वारा समुद्र में फिकवाई गई थी उस मूर्ति को विष्णु गोविंदराज की मूर्ति को रामानुजाचार्य ने निकलवाया और तिरुपति बालाजी में स्थापित करवाया, अर्थात उसको तिरुपति बालाजी के अंदर लगवाई।
तिरुपति बालाजी की बात करूँ, तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसके चित्तूर ज़िले में है। कहाँ पे? चित्तूर ज़िले में, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर। अब इस तरह हमने सारे राजाओं के बारे में बात कर ली है, चोलों के। अब चोलों का क्या बात करेंगे? सांस्कृतिक योगदान के बारे में बात करेंगे। अर्थात चोलों के जो सांस्कृतिक योगदान को हम दो भाग बांट सकते हैं। एक तो चोलों के जो प्रभाव था उस पर पल्लव का कितना प्रभाव था, चोलों ने जितना भी सांस्कृतिक योगदान दिया है उसमें पल्लव का कितना प्रभाव था, और चोलों का खुद का कितना सांस्कृतिक योगदान है। तो सबसे पहले हम बात करें पल्लव की, फिर बाद में करेंगे चोल की। तो पहले पल्लव की बात करते हैं। पल्लव की बात करें, चोल वंश के शासक विजयालय ने नरतामलाई या नाथमलाई जगह है ना, वहाँ पे चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल मंदिर के शासक जो विजयालय था जिसने स्थापना की थी चोल वंश की, तो उसने क्या किया, नाथमलाई या नरतामलाई नाम की जगह पे चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और चोल वंश के शासक परांतक प्रथम ने क्या किया, श्रीनिवास नल्लूर में कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया परांतक प्रथम ने। तो कोरंगनाथ मंदिर आपको दिखा देते हैं कैसे दिखता है कोरंगनाथ मंदिर। कोरंगनाथ मंदिर यदि आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। कोरंगनाथ मंदिर की बात करते, चोल वंश के शासक परांतक प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। परांतक प्रथम के द्वारा निर्मित जो श्रीनिवास वल्लूर को कोरंगनाथ मंदिर का विमान 4 मंजिला, तो हम इसको, ये थोड़ा कट गया है लेकिन आपको दोबारा बता देता हूँ। तो परांतक प्रथम के द्वारा जो कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो इस कोरंगनाथ मंदिर की बात करें तो इसको श्रीनिवास वल्लूर के पास ही बनाया गया है। साथ ही साथ देखें तो इसका जो शिखर है ना, इसका शिखर ही केवल 4 मंजिला है। इसका शिखर क्या 4 मंजिला, तो कोरंगनाथ मंदिर है। तो आप देख सकते हैं इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं इतना सुंदर कोरंगनाथ मंदिर के बारे में। अब बात करते हैं श्रीनिवास वल्लूर का जो कोरंगनाथ मंदिर है। आप समझ गए होंगे ये कहाँ पे, श्रीनिवास वल्लूर निवासन नल्लूर का जो कोरंगनाथ मंदिर है, इसमें सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, इनकी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लगी हुई। इनकी क्या है, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लगी हुई है। किस किस की? सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी, इनकी सुंदर तक्षणकारी अर्थात जो बारीक जड़ाऊ वाली मूर्तियाँ लगी हुई है। जो कोरंगनाथ मंदिर है भारत के तमिलनाडु राज्य में तिरुचिरापल्ली जिले के श्रीनिवासन नल्लूर शहर के अंदर है। कहाँ? श्रीनिवास नल्लूर शहर में स्थित है। अब ये तो हमने पल्लव का प्रभाव देखा चोलों की कला पर, वो देख लिया। अब चोलों की खुद की कला के बारे में बात करते हैं। चोलों की खुद की कला के बारे में बात करें तो चोल वंश के शासक अरिमोली वर्मन ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो हमने देख लिया था। 1000 साल हो गए जिसको। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो आप देख सकते हैं। गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर है ये, जिसमें आगे आपको नंदी बैल में दिखता है, तो आपने देख लिया होगा। तो आगे बढ़े हम इसके। गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर की बात करें तो यह शहर वर्तमान में तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में। गंगईकोंड चोलपुरम में राजेंद्र प्रथम ने चोल गंगम तालाब या गंगई चोलम तालाब का निर्माण करवाया। चोल वंश के शासन काल में भारत में दारासुरम विशाल मूर्तियों का केंद्र रहा था। तो दारासुरम में क्या बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। दारासुरम नामक स्थान भारत के जो तमिलनाडु है वहाँ पे तंजौर के पास में कुंभकोणम एक जगह है, उसके पास में कौन सा, दारासुरम। अब हमें नटराज की जो मूर्तियाँ की बात करें, चोल वंश के शासनकाल की विशेषता थी, अर्थात उस समय नटराज की मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती थी। क्या होता था, नटराज की मूर्तियों का निर्माण बहुत ज़्यादा होता था चोलों के टाइम। चोल वंश के शासनकाल में भारत में जो मंदिरों की दीवारें थी, उन दीवारों से रामायण, महाभारत, भगवान शिव से संबंधित धार्मिक चित्र भी मिलते हैं। चोल वंश के जो शासनकाल में भारत में जो मंदिर बनते थे, तो मंदिरों की दीवारों से क्या मिलता है हमें, रामायण, महाभारत, भगवान शिव, इनसे संबंधित धार्मिक चित्र भी मिलते हैं। आगे बात करें वृद्धेश्वर मंदिर की, जो तंजौर तमिलनाडु में है। तो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था, अरिमोली वर्मन ने। और ये किस लिए याद रखा जाता है, इसके विशाल विमान के लिए या शिखर के लिए याद रखा जाता है। ये हमारा वृद्धेश्वर मंदिर है, जिसपे 1000 रुपये का सिक्का रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था। अब इसकी बात करें, जो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है, यह दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। यह क्या है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। चोल वंश के शासनकाल में निर्मित अन्य मंदिरों, कौन कौन से मंदिर बने हैं चोल वंश के शासनकाल में, तो देख लेते। एक तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो दारासुरम में तमिलनाडु के, और कंपेश्वर मंदिर त्रिभुवनम में। पहले ऐरावतेश्वर मंदिर की बात करें तो ऐरावतेश्वर मंदिर की बात करें तो ये दारासुरम तमिलनाडु में। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर या तंजौर जिले में, जो कुंभकोणम नाम की जगह है ना,
वहाँ पे दारुसुलम नामक स्थान पे। कौन सा? ऐरावतेश्वर मंदिर। तो आप देख सकते हैं ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावत जैसा ही, हाथी जैसा। तो आपने इसको देख लिया, स्क्रीन रोक के और देख सकते हैं आप। अब बात करें कंपेश्वर मंदिर। कंपेश्वर मंदिर की हम बात करें तो यह है ना त्रिभुवनम, ये तमिलनाडु के अंदर है। अर्थात कंपेश्वर मंदिर का निर्माण चोलवंश के शासक कुलोत्तुंग तृतीय ने करवाया था। किसने कराया था? कुलोत्तुंग तृतीय ने त्रिभुवनम में कराया था। कहाँ कराया था? त्रिभुवनम में कराया था अपना ये। और कंपेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर या तंजौर जिले में कुंभकोणम नाम के शहर में स्थित है। कौन सा? कंपेश्वर मंदिर। तो कंपेश्वर मंदिर भी आपको दिखा देते हैं। ये कंपेश्वर मंदिर है, ये रंग बिरंगा मंदिर है। तो आप देख सकते हैं भारत के अंदर ऐसे रंग बिरंगे मंदिरों की बहुत कमी है। तो इस तरह हमने चोलों के बारे में देखा, चोलों की स्थापत्य कला के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे जो चोल वंश की कुछ विशेषताओं के बारे में। चोल वंश के शासनकाल के दौरान भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत हुई थी, हमने देख लिया था एहोल अभिलेख से। चोल वंश के शासन में भारत में शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। नटराज की मूर्तियाँ थी, इनका निर्माण चोल वंश के शासनकाल के दौरान ही हुआ। और चोल वंश के शासनकाल में बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। अतः चोलों के पास क्या थी? विशाल नौसेना थी। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने चोलों के बारे में देखा। चोलों के बारे में कौन कौन सी बातें जानने का प्रयास किया। चोलों के बारे में हमने देखा जो चोलों की विशेषताएं थी। ये हमने कितना बढ़िया मंदिर देखा, और बड़े मंदिर का नाम था कंपेश्वर मंदिर। इससे पहले हमने ये वाला मंदिर देखा, ये मंदिर हमारा क्या था? ऐरावतेश्वर मंदिर। और हमने वृद्धेश्वर मंदिर के बारे में देखा। ये हमने गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर देखा। तो इस तरह हमने चोलों के बारे में सभी जानकारी लेने का प्रयास किया। इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। इससे पहले आपको हमारे सभी वीडियोस को देखना चाहिए, इससे आपको इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी विषय से संबंधित। तो और हमारे यदि लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।